हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ नेटको फार्मा लिमिटेड के फंडामेंटल्स के बारे में। देखिएगा, फंडामेंटल बेसिस पर अभी ये कंपनी कहाँ पर पहुँच गई है। ये कंपनी पहुँच गई है 22,000 करोड़ रुपीस में, यानी कि एक मिड कैप कैटेगरी के अंदर इस कंपनी को हम कैटेगराइज करेंगे। 22,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी बन गई है। तो साइज में कोई छोटी कंपनी नहीं है अगर मार्केट कैप के एंगल से देखें, और प्राइस अर्निंग के रेशियो से देखेंगे तो अभी भी ये 15 से 16 के आसपास की प्राइस अर्निंग रेशियो पे है, जो इसके पीयर्स के सामने इसको बहुत महंगा नहीं बताते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, परफॉर्मेंस काफ़ी दमदार रही है, फाइनेंशियल्स काफ़ी मजबूत रहे हैं। इन सब के बावजूद आईसीआईसीआई डायरेक्टर ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट जो निकाली थी मई 30, 2024 को, उसके बाद इसका जो प्राइस टारगेट निकल कर आता है उस रिपोर्ट में, तो नेटको फार्मा का प्राइस टारगेट दिया है 1250 रुपये। तो ये जो उनकी अपनी फाइनेंशियल कैलकुलेशन है, और मैं इसके कुछ पहलुओं को आपके साथ चर्चा करूंगा, इस रिपोर्ट को समझाने की चेष्टा आपको करूंगा, और साथ में मेरे व्यक्तिगत मत भी हो सकते हैं इसके साथ, या जो मेरे पास प्रोफेशनल नॉलेज या स्किल है मैं उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। कोई भी बाय, सेलिंग या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, केवल और केवल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिएगा, जब ये रिपोर्ट आई थी तब भी 1040 रुपये का भाव है, तो रिपोर्ट आने के बाद भी ये जो शेयर अपने टारगेट की तरफ पहुंच रहा है। अब ये जो कंपनी है इंडिया फॉर्मुलेशन बिजनेस में 39 ब्रांड्स के साथ काम कर रही है। इसकी बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस है, लेकिन यूएस जो है इनका मेजर कोर एरिया है। और उसके बाद जो इन्होंने एक एक्वायर की थी डैश फार्मा, फ्रंट एंड प्रेजेंस के लिए, यानी कि शुरू में मार्केटिंग टाइप कंपनी के लिए। और इनकी जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें काफ़ी रिस्क होता है, चले या ना चले, ये वाला जो पर्पज़ होता है। इसके अलावा देखिएगा, इनका जो एग्रो केमिकल में जो क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस है, उसके अंदर जो CTPR पेस्टिसाइड्स हैं, बहुत अच्छे मार्जिन वाले बिजनेस हैं, उनमें इन्होंने अपनी प्रेजेंस लेके आए हैं। लेकिन वो भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, बहुत छोटे पैमाने पर वो बिजनेस है। और जो इनकी मेजर ड्रग्स है जिसमें ये काफ़ी अच्छा मार्जिन लेते हैं, जी रेविलिमिड, उसमें हालांकि उनका एक कोटा होता है, तो उसकी प्रेजेंस काफ़ी अच्छी रही है। और इस क्वार्टर के अंदर भी अगर हम देखें तो इनकी जो सेल्स है, यानी कि जो फोर्थ क्वार्टर था, 1057 करोड़ हुई, और जिसमें एक्सपोर्ट जो है फॉर्मुलेशन बिजनेस का वो 35% की रेट से ग्रो हुआ। तो कुल मिलाकर जो एंटी कैंसर जो ड्रग्स हैं उसमें इसकी एक जबरदस्त प्रेजेंस है। फंडामेंटल्स काफ़ी साउंड है। आइएगा अब कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, जो रिपोर्ट है आईसीआईसी डायरेक्ट की, उसके फाइनेंशियल्स के हिसाब से देखें तो जो फाइनेंशियल ईयर 24 तक की जो डेटा है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, घटना घट चुकी हैं। तो आगे के 2 साल के फोरकास्ट हैं, और उन फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली जो सेल्स में ग्रोथ देख रही है कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 में, वो 17% है। और 25-26 में लगता है आईसीआई डायरेक्ट को कि खाली 5% की ग्रोथ रहेगी। तो कुल मिलाकर जो ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में घटती हुई लग रही है आईसीआईसीआई डायरेक्ट को। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जो ग्रोथ के नंबर्स हैं, ईबीटा ग्रोथ, तो अगले साल भी 19 से 20% के आसपास की ईबीटा ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। और कुल मिलाकर जो इसमें जो ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस के अंदर भी सिमिलर ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल सकती है, जो कि पैट ग्रोथ के बराबर जनरली रहेगी, और वो ग्रोथ आ रही है 9.5% के आसपास। तो अभी जो प्रॉफिट्स आए हैं 1388 करोड़ आए हैं, जो इस बार बढ़कर 152 करोड़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो तकरीबन 10% के आसपास रह सकती है। और जो ईपीएस आया है वो 76 है, और नेक्स्ट ईयर का जो ईपीएस एस्टिमेट है वो 83 है। और देखिएगा, इस तरीके की रिपोर्ट्स मैंने जब आपके साथ वीडियो में चर्चा की थी तब भी मैंने डिस्कस किया था, और मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि जो रिपोर्ट्स में जो चीज़ें हैं, जो कंपनी है कहीं उससे ज़्यादा बेहतर करेगी, और ऐसा हुआ भी। अब यहाँ पर मेरा मानना ये है कि अब जो चीज़ें रिपोर्ट में पेश की गई हैं, शायद कंपनी इसी के इर्द गिर्द ही शायद रिपोर्ट करे अगले साल के लिए, जो मेरा आकलन है, जो अपनी स्टडी है, जो भी हमने इसके बारे में पढ़ा है या समझने की कोशिश की है। लेकिन एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है कि जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि फ्री कैश फ्लोज काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट में भी अट्रैक्शन बना हुआ है।
तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो शायद 50% बढ़ जाएं, जिसकी वजह से बाजार जो है पॉजिटिवली देख रहा है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लोज हैं उसमें भी तकरीबन 20% के आसपास की ग्रोथ जो है देखने के लिए मिल सकती है। तो अल्टीमेटली कैश रिच ये कंपनी रहेगी, ये जो है शायद बाजार को ज़्यादा पसंद आ रहा है। और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हैं इनके साथ। और अब सबसे खास बात ये देखें कि इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें डेट की पोजीशंस क्या है, तो देखिएगा डेट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और सबसे खास बात है कि जो शेयर होल्डर फंड की वैल्यू है उसमें क्या आकलन है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल 24 से 25 में कंपनी का जो टोटल शेयर होल्डर फंड्स है वो 20% बढ़ेगा और उसके बाद फिर जो है 20% बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली 18 से 20% का जो बैलेंस शीट बेसिस के ऊपर शेयर होल्डर फंड्स हैं, यानी कि जो नेटवर्थ है, वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी इस बार जो इस फाइनेंशियल में 23.7 थी, वो शायद थोड़ी सी मॉडरेटली रिड्यूस होती हुई नजर आए। तो उन सब को देखते हुए आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसका जो भाव है वो निकाल के दिया है 1250 रुपये। हो सकता है उन प्राइस के आसपास जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के जो क्लाइंट हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए, और हो सकता है 20, 30, 40 रुपये नीचे भी कर सकते हैं। अगर मुझे जो लग रहा है फंडामेंटल बेसिस पे, मुझे लग रहा है कि अगले जो क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी की होंगे, और अगले क्वार्टर्स में भी जो प्रॉफिटेबिलिटी आनी है वो शायद बाजार ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। लेकिन मेरे लिए एक चीज़ डिफरेंट है जो शायद मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता हूँ, वो ये है कि मुझे जो 15-16 के आसपास की जो पी है इसकी री रेटिंग होती हुई नज़र आ रही है, और उसका कुछ रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको, वो दिख भी रहा है बाजार में। तो उन परिस्थिति में जो मुझे लगता है कि जो मेरे जो टारगेट्स हैं, जो मैंने भी आपके साथ पहले 2 साल के कहा था, मुझे लग रहा था कि 1590-1600 रुपये तक के भाव हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगले 1 साल में अब बहुत अच्छी संभावना बन सकती है उस चीज़ की, और उसका मेजर कैंडिडेट हो सकता है बाजार के अंदर इस शेयर्स की री रेटिंग। री रेटिंग कब होती है? री रेटिंग का मतलब है कि बाजार ज़्यादा पी रेशो देने लगे। तो मुझे लग रहा है कि इस शेयर्स की जो पी रेशो वो 20-22 के आसपास और इवन 25 तक जा सकती है। और अगर 20-22 के आसपास अगर इसकी पी रेशो जाती है तो हम ये मान के चलने की अगर 83 रुपीज़ की BEPS लगा रहे हैं और 20 की भी पी लगाते हैं तो 1660 रुपये के भाव निकल कर आते हैं। तो जो फंडामेंटल से ज़्यादा मुझे री रेटिंग कैंडिडेट ज़्यादा लग रहा है। और री रेटिंग होती कब है? जब कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बेसिस पर ग्रो कर रही हो या स्टेबल हो। तो ये इस कंपनी के मामले में पिछले 4 क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो ये चीज़ें साबित हो रही हैं। दूसरी बात है कि एक विजिबिलिटी मैनेजमेंट की होनी चाहिए, और मैनेजमेंट का जो फोरकास्ट है वो एक स्टेबल है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ की बात वो नहीं कर रहे हैं, बट उनको लग रहा है कि जो आगे जो चैलेंजेस हैं वो भी बहुत कम है। और नए प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वो चीज़ें भी री रेटिंग में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर डेट का बैलेंस शीट में ना बढ़ना, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव होता है। और इसके अलावा कंपनी एक्सपेंशन या न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस पर अगर फोकस करती है तो ये भी बाजार के अंदर री रेटिंग के जो है सिम्टम्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हालांकि अभी हाल फिलहाल में इसमें देखने के लिए मिल रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि कभी भी शेयर्स की री रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है फ्री कैश फ्लोज। और फ्री कैश फ्लोज के मामले में एक कंपनी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट कर रही है, और अभी पीछे पास्ट के 2 सालों में की भी है। तो इन सब पैरामीटर्स के साथ अभी मुझे लगता है कि शेयर्स में कोई बहुत महंगी वैल्यूएशंस नहीं आई है, और अगर शेयर्स री रेटिंग कैंडिडेट बनता है जिसकी मैंने भी आपको सर्कमस्टांसेस बताया तो ऊपर के भाव जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है। देखिएगा रिस्क क्या हो सकता है, मुझे जो रिस्क लगता है, जो मेरी अपनी समझ है, मैं अपनी समझ से बात कर रहा हूँ, मुझे सबसे बड़ा जो रिस्क लगता है वो ये लगता है कि जो भी बाजार के अंदर वैल्यूशंस हैं पूरी बाजार की, चाहे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, तो बहुत ही कम सस्ती कंपनियां नहीं बची हैं, और जिसकी वजह से बाजार के बड़े पार्टिसिपेंट्स कभी भी एक सीवियर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर इंडेक्स लेवल पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स में कोई भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है तो ये शेयर्स भी उनके साथ करेक्ट होने के लिए तैयार हो सकता है, और उसकी काफ़ी अच्छी संभावना
बन सकती है। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क हमें लगता है कि अगर पूरा बाजार करेक्ट हो गया तो भाई मेरा शेयर थोड़ी ना बचा लेगा अपने आप को। तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि जिन लोगों के पास आज एक कम्पिटिटिव एडवांटेज है इस शेयर्स में खरीद के, क्योंकि बाकी बाजार के शेयर महंगे हो गए और बाजार के जो बाकी शेयर्स भी अगर सस्ते हो जाएंगे तो फिर ऐसा होगा कि इस शेयर्स की तरफ से लोग सोचेंगे कि भाई चलो अब हमें दूसरी चीज़ भी सस्ती मिल रही है तो इस पे ज़्यादा फोकस ना करा जाए। और जिन्होंने इस शेयर्स में ज़्यादा बड़ी पोजीशंस ले रखी हैं वो भी कहेंगे ठीक है ना, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, हमारे पास पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी अब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो हम इसका कुछ बेच के दूसरी जगह पर हम शिफ्ट हो जाएं। और देखिएगा ये चीज़ मैं खुद भी करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर राष्ट्रपति अमेरिका के अंदर बदलते हैं और दूसरी गवर्नमेंट आती है तो ऐसा हो सकता है कि जो आज अपोजिशन में बैठे हुए अगर उनका पास्ट रिकॉर्ड देखें तो वो जनरली दूसरी कंट्रीज़ के जो बिजनेस हैं, मान लीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं या उनकी जगह कोई और भी आता है तो ऐसा संभावना है कि रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट्स हैं उनमें जो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है उसके बीच में रिपब्लिकन्स आने पर चैलेंजेस हो सकते हैं और वो जनरली दूसरी कंट्री जो कि यूएस के अगेंस्ट में यूएस के बिज़नेस को खा रही हैं तो उनको चैलेंज दे सकती है। तो कुछ हो सकता है कि यूएस एफडीए के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं वो बदल जाएं, वहाँ से कुछ चैलेंजेस आ जाएं और इंडिया की जो जेनरिक कंपनीज़ हैं उनको पेनेट्रेट करना यूएस के अंदर थोड़ा सा भारी पड़ जाए। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है मेरे को जो क्लियरली विजिबल हो रहा है अभी, वो मुझे सबसे ज़्यादा ये दो रीज़न सबसे बड़े लग रहे हैं। अगर कोई भी अपने निवेश कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल सलाह लेने के बाद ही अंतिम फैसले पर पहुँचे। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।